तो आपका टॉपिक चल रहा था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो बच्चों के लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना था अभी। गुड मॉर्निंग। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसमें? लीजिए, आपने इससे पहले पढ़ा था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? मुझे इसमें बताइए कि आपका टाइम इनवेरिएंट है या नहीं? इनवेरिएंट है? इनवेरिएंट कहाँ है? नॉट इनवेरिएंट, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है। टाइम इक्वल आया है क्या? नहीं आया ना भाई। टी इज इक्वल टी डैश नहीं आया था, टी चेंज हो रहा था, तो ये आपका इनवेरिएंट नहीं है। अब तो इसमें आप सबसे पहला टॉपिक है लेंथ कंट्रैक्शन। ये लिखना है हेडिंग आपको, लेंथ कंट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन। फ्रेम वही वाले रहेंगे। एक आपका फ्रेम है, ये फ्रेम आपका एस है, एक्स वाई जेड इस तरह से है, और इसमें कोई छड़ रखी है। इसको हम इस तरह से बना लेंगे। दूसरा फ्रेम है इसी के साथ, इसको हम बोलते थे वाई डैश, एक्स डैश और जेड डैश। ये ही चीज इसमें रखी है। इस तरह से इनको बना लीजिए। और दूसरे वाला है, इसका नाम है एस डैश, और ये फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू s। बनाइए इसको। यहां पर बना लीजिए। यहां पर इसका जो लेंथ है वो आपका एल नॉट है, यहां पर एल हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, x2, x1 डैश, x2 डैश। इस तरह की कंडीशन है। ये ओरिजिन है, ये O हो गया, और इसको बोल दिया हमने O डैश। इस तरह से है। बनाइए।
बन गए भाई ये? हाँ, इसमें लिखिए माना दो फ्रेम एस व एस एस हैं। लेट टू फ्रेम्स एस एंड एस एस जिनमें फ्रेम एस डैश जिनमें फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष बी वेलोसिटी से बी वेग से गतिशील है। इन विच एस डैश फ्रेम is moving with velocity v is moving with velocity v with respect to frame s जैसा फिगर में दिखाया गया है which is shown in the figure जैसा फिगर में दिखाया गया है which is shown in the figure न्यू लाइन से लिखें माना एक छड़ फ्रेम एस एस में एक्स दिशा की ओर रखी है। फ्रेम एस डैश में एक्स दिशा की ओर रखी है। न्यू लाइन से लिखें आप लेट ए रॉड इज प्लेस्ड इन फ्रेम एस डैश along x डायरेक्शन और छड़ के सिरों के निर्देशांक और along x डैश सॉरी x डायरेक्शन या x एक्सिस along x डायरेक्शन जिसके सिरों के निर्देशांक x डैश x1 डैश और x2 डैश हैं जिसके सिरों के निर्देशांक x1 डैश व x2 डैश हैं and the coordinates of ends of rod the coordinates of ends E and D ends of the rod are x1 dash and x2 dash जिसके सिरों के निर्देशांक x1 डैश व x2 डैश हैं और छड़ की लंबाई एस डैश फ्रेम में कैपिटल एल है। एस डैश फ्रेम में कैपिटल एल है एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज कैपिटल एल एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज कैपिटल एल इन द फ्रेम एस डैश देन तब तो ये लेंथ निकालें हम ये लेंथ कैसे निकालेंगे जैसे सपोज करिए ये लेंथ होती है 0 1 2 3 4 5 6 हमें इतना लेंथ निकालना है कैसे निकालेंगे 6 माइनस 3 ऐसे ही यहां लेंथ निकालेंगे x2 डैश माइनस x1 डैश आ जाएगा ना तो देन L इज इक्वल
x2 डैश माइनस x1 डैश। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। न्यू लाइन से लिखते हैं, अब माना कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक फ्रेम एस से इसी क्षण को देखता है, फ्रेम एस से इसी क्षण को देखता है। लेट एनी ऑब्जर्वर सी द सेम रॉड फ्रॉम फ्रेम एस। यदि समान समय टी में, यदि समान समय टी में क्षण के सिरों के निर्देशांक, यदि समान समय स्मॉल टी में क्षण के सिरों के निर्देशांक x1 व x2, if x1 and x2 are the coordinates, x1 and x2 are the coordinates of the ends of the rod, in same time small t, in same time small t, और स्थिर फ्रेम एस में, और स्थिर फ्रेम एस में क्षण की लंबाई L नॉट है। स्थिर फ्रेम एस में क्षण की लंबाई L नॉट है, एंड L नॉट is the length of the rod, L naught is the length of the rod in rest frame S, then L naught is equal x2 minus x1. Equation number 2. अब इसमें हम क्या करेंगे, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करेंगे। यूजिंग द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया। भाई मैंने आपको पोजीशन के लिए, जब मैंने आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था, क्या था, x इज इक्वल एक्स डैश माइनस बी टी डैश ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। भाई ये मैं प्रूव करा चुका हूं, यही था ना। तो इसको मैं अब यहाँ यूज कर रहा हूं। ये आपका x1 के लिए भी यूज कर लेंगे, x2 के लिए भी यूज हो सकता है, x डैश के लिए भी रेसिप्रोकल यूज हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करने में हम क्या करते थे, इसमें प्लस कर देते थे। तो इसको यूज करेंगे तो देखिए x1 इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर x1 डैश माइनस बी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हम जानते हैं पहले से, उसका यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही एंड x2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल x2 डैश बी टी डैश अपॉन दिस। हो गई ना यूज, क्यों भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। These values putting in equation number 2. These values putting
इन इक्वेशन 2। तो ये आपका चल रहा है L नॉट और x2 का वैल्यू ये है, इसे रखें हम तो ये आ जाएगा आपका x2 डैश माइनस बी टी डैश ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस x1 डैश माइनस बी टी डैश ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एलसीएम ये डैश वाले प्लस है भाई, देखना एक बार देख, प्लस है। एक्स डैश निकालेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये दोनों प्लस हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस आएगा, करेक्ट कर लीजिए भाई। तो ये आपका यहाँ भी प्लस और ये भी प्लस, लास्ट डे हमने प्रूव किया था ये। अब क्या करें इसमें से एल नॉट, नीचे वाला एलसीएम आ जाएगा, एक जैसा है, इज इक्वल, नीचे आपका एलसीएम आया 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये आएगा x2 डैश था ना, x2 डैश प्लस बी टी डैश माइनस वाला x2 माइनस x1 डैश माइनस बी टी डैश, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। बाकी चलो मैं इधर लिख देता हूं, तो ये आया आपका एल नॉट इज इक्वल x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। x2 डैश माइनस x1 डैश यूजिंग कर दीजिए 1, ये होता है आपका एल, तो ये आ गया आपका एल नॉट इज इक्वल एल ओवर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपका लेंथ कंट्रैक्शन का आएगा, इसको एक तरीके से लिख देंगे, यहां लिख दे रहा हूं, एल इज इक्वल एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। चलो इसको कर दीजिए ब्रैकेट, चाहो तो यहां ये भी लिख दीजिए यूजिंग 1 तो यूज किया है, ये रिलेशन लिख गया आपका, हाँ देखो जल्दी से, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई भी कारण, कोई भी ऐसा कॉज नहीं बचेगा कि यहां से क्वेश्चन अराइज ना हो, 100% बदल के आ जाए तो वो अलग बात है, ये समझ लीजिए, मैं इसमें बताना चाहता हूं। देखो ये चीज जो मैंने यूज की है ये पहले पढ़ चुके हैं ना, डायरेक्ट हमने ये यूज किया है, तो जब हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, देखो भाई एक छड़ थी, रेस्ट फ्रेम है आपका एस, ठीक है, रेस्ट फ्रेम था आपका ये रहा एस, और इसमें जो ऑब्जर्वर इसे देख रहा था, इसमें इसकी लंबाई कितनी है एल नॉट, और ये ही छड़ आपकी जो आपका फ्रेम एस डैश है उससे देखी जा रही है, या उसमें रखी है रेस्ट से देखी जा रही है, बात आई समझ में, तो आपका उसकी लंबाई हो गई है एल, ये हमने मान लिया, यानी कि रेस्ट में एल नॉट है और मूविंग कंडीशन में एल है, इन दोनों में रिलेशन निकल के आया, ये आ गया रिलेशन निकल के। तो ये कौन से वाले में है, जब आपका मूविंग है, और ये किसमें है
रेस्ट में। तो मूविंग में जो है वो आपका, कहने का मेरा मीन ये है, और इसमें ये बताइए कि इस फॉर्मूले को देखते हुए एल और एल नॉट में कौन सा बड़ा है? एल नॉट बड़ा है या एल? कैसे? भाई ये भी बताना कैसे, कारण दीजिए। हम्म ठीक है। तो कहने का मीन ये है कि ये क्या ये आना है या ये आना है? देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, ऊपर वाला आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ एल स्क्वायर इज इक्वल एल नॉट स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल एल नॉट स्क्वायर माइनस एल नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर। अब इसमें बताना इस इक्वेशन को देखते हुए, भाई अगर ये आपका जीरो हो जाए तो ये दोनों हो गई बराबर, लेकिन ये क्या है, इसमें से ये चीज घट रही है तब इसके बराबर आ रही है, इसका मतलब ये चीज क्या हुई, बड़ी है। बताइए समझ में नहीं? भाई इसमें से एल नॉट में से ये टर्म आपका कम हुआ तब एल के बराबर। कहने का मीन क्या हो, पहली वाली कंडीशन ये सही हुई, ये सही हुई। तो कहने का मीन ये हुआ कि आपकी पहली वाली ये जो कंडीशन है ये सही है। तो बात क्या हुई, आदमी इसको ऑब्जर्वर देख रहा है, ये तो रेस्ट में इतना दिख रहा था, ये मूविंग में इतना दिख रहा है, तो मूविंग मूविंग वाला क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, मूविंग वाला क्या हो गया, कम हो गया। लेंथ में संकुचन आ गया, लेंथ में कमी आ गई, इसी को बोलते हैं लेंथ कंट्रक्शन, लंबाई में संकुचन। वैसे संकुचित नहीं होती है लेकिन हमें फील होता है। यही से क्वेश्चन ये बता दिया जाता है बच्चों। एक चीज और इसमें विशेष याद रखनी है, ये जो आपका कंट्रक्शन आएगा ये उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, यानी कि जब ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में चल रहा था तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही कंट्रक्शन आएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार यहां से ऐसा बन जाता है कि एक ये बॉडी है, इस टाइप का है, इस तरीका, ठीक है, और ये मूव करने लगे बी वेलोसिटी से, सपोज किया हमने, तो जो आपका रेस्ट में है उसको कैसा दिखाई देगा, इधर मूव कर रहा है, ये ऐसे मान लिया है हमने, एक्स वाई और जेड। ऑप्शन है इसके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नन ऑफ दीज। मुझे बताइए ऐसा था, इसको कैसा आपको दिखेगा? फर्स्ट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना, कंट्रक्शन किधर आएगा, इधर ही तो आएगा, ऐसे आएगा ना कंट्रक्शन, ये वाला आ जाएगा। मान लीजिए वाई एक्सिस में करता तो दूसरा वाला आ जाता। इस तरह से चीजें छोटी दिखाई देती हैं हम। ठीक है, यानी कि जो आपका पोजीशन है, जो लेंथ है, वो मोशन पर डिपेंडेंट है। बात आई समझ में नहीं आई? मोशन के हिसाब से हमें वो फील होती है छोटी या बड़ी, डिपेंडेंट हो गई ना एक तरह से। तो अच्छा, जैसे आपका, चलो आगे वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा है। ठीक है, तो हमें दिखता कौन सा है, हमें वो दिखता है जो हमारे सामने होगा जस्ट, ठीक है,
तो प्रैक्टिकली जब ये चीज देखी गई है, आपको जनरली इस तरह से तो फील नहीं कर पाओगे। जैसे आपका इसको प्रैक्टिकली फील करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आपके जो माइंड है जब वो छोटी दिखाई देगी तो आपका माइंड उसको सभी डायमेंशन को कम होता हुआ देखेगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। भाई एक डायरेक्शन कम हो गई तो हो सकता है माइंड ये पढ़े कि ये चीजें भी कम हुई होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। रेल है, रेल आपकी इस तरह से जा रही है, होता यही है। अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए और इधर मूव कर रही है तो रेल ये चौड़ाई यही रहेगी, ऐसी दिखाई दे जाएगी। क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया था पूछा गया। चलो और भी आगे चलते हैं। ऐसा है हमारा जो लिंकअप था वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था, ठीक है। अब एक दो दिन में मैं भी रिदम में आ जाऊंगा, आप भी रिदम में आ जाओगे, बहुत अच्छे से चीजें चलेंगी। 8-10 दिन ऐसे गए ना, 8-10 दिन तो हो गए होंगे क्लास चले को, और मुश्किल से एक क्लास हुई होगी जो एक अच्छी क्लास होगी, यानी कि जितना मटेरियल आपका हुआ वो एक क्लास में हो सकता है, जितना हुआ। तो चीजें एक स्थायित्व तरीके से नहीं चल रही थी, अब चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब इसमें लिखो अतः जड़ v वेग से चल रही है। अच्छा एक बात और पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए तो एल में क्या अंतर आएगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, तो जितना वेलोसिटी तेज उतना ही एल का वैल्यू कितना हो सकता है, वी का वैल्यू। मान लीजिए वी का वैल्यू सी कर दें, क्या हो जाएगा, एल जीरो हो जाएगा, वन बन जाएगा ना, वो 1 - 1 0। इट मीन्स यहीं से क्वेश्चन बन रहा है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल नहीं हो सकती है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी आइंस्टीन थ्योरी। क्योंकि इसने क्या कर दिया, जब आपने v को c कर दिया तो c से 1 बार कैंसिल, 1 - 1 0, यानी कि लेंथ कितनी हो गई, 0। तो लेंथ 0 तो हो नहीं सकती, कुछ तो होगी ना। लेंथ 0 हो गई इसका मतलब लेंथ नहीं, लेंथ नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट जल गया। आगे और मैं बताऊंगा कि कोई भी पार्टिकल अगर आपका लाइट की वेलोसिटी से चलता है तो निश्चित रूप से उसमें आग लग जाएगी और वो भ्रष्ट जल जाएगा। तो लाइट की वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है, फोटोन को छोड़कर। फोटोन तो खुद अपने आप में एनर्जी है, लाइट की वेलोसिटी चलते हैं। हालांकि अब कुछ और सर्च किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, मैं अभी तक की थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं जो आइंस्टीन ने दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा अतः छड़ v वेग से चल रही है, हेंस रॉड इज मूविंग विद v वेलोसिटी। अतः छड़ v वेग से चल रही है, हेंस रॉड इज मूविंग विद v वेलोसिटी। तो वेग की दिशा में छड़ की लंबाई में, तो वेग की दिशा में छड़ की लंबाई में पद √1 - v² c स्क्वायर, यानी टर्म यानी पद √1 - v² c² से संकुचन आ जाता है, से संकुचन आ जाता है। देन द लेंथ ऑफ द रॉड इज contracted is contracted in the length with term √1 - v²/c², √1 - v²/c² along the direction of velocity। बहुत इंपॉर्टेंट बात, along the direction of velocity। किधर आएगा कंट्रैक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यह है लॉरेंट्ज
फिट्जरॉल्ड कंट्रैक्शन भी कहलाता है। यह लॉरेंस फिट्जरॉल्ड संकुचन भी कहलाता है। दिस कंट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉरेंस फिट्जरॉल्ड कंट्रैक्शन। तो यहां से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ हम स्पेशल केस लेंगे इसमें, स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट, भाई हम जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि रॉड है उसकी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी से काफी कम मान लें, यानी कि इफ v इज वेरी लेस देन टू c। भाई आपको फील जो नहीं होता है वो मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होता। जब आपका v बहुत छोटा है c के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो देन v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये क्या आएगा, c बढ़ा तो और कम आ जाएगा ना 1 से। भाई ज्यादा से डिवाइडेशन करेंगे कम आएगी वैल्यू, इतनी कम आ रही है कि इसको क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम आ गई। देन नाउ तब हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में क्या है, काफी कम। और सुनो इधर बाद में लिखना, पहले इधर मेरी बात सुनो, ये बाद में लिखना, ये कम हो गया तो देन लेंथ, इसको इक्वेशन बना दे 3, देन फ्रॉम 3 देखिए एलिजिबल क्या आ जाएगा, एल नॉट। तो जो हमारी यहाँ चीजें चल रही हैं, जैसे कोई ट्रेन चल रही है, कोई और चीज चल रही है, वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत ही कम वेलोसिटी से चल रही है, तो हमें कैसी दिखाई देती, जैसी है वैसी दिखाई देती है। तो वो यही कारण है, लिख लीजिए। तो दोनों फ्रेमों से छड़ की लंबाई क्या होगी, सेम, चाहे एस से देखिए चाहे एस डैश। भाई एस और एस डैश में कौन सा फ्रेम मूविंग है, एस भी मूविंग है क्या, एस भी मूविंग है, यानी कि दोनों मूविंग हैं, लेकिन एस और एस डैश के रेस्पेक्ट में एस डैश मूविंग है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोनों फ्रेम अर्थ पर रखे हुए हैं, इस हिसाब से तो दोनों ही फ्रेम चल रहे हैं, लेकिन अर्थ पर रखे हुए एस डैश एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से चल रहा है, वो भी कांस्टेंट वी वेलोसिटी। ठीक है, चलो, तो दोनों फ्रेमों से छड़ की लंबाई समान होगी, लिखो, अतः दोनों फ्रेमों में छड़ की लंबाई समान है, अतः दोनों फ्रेमों में छड़ की लंबाई समान है। Hence the length of the rod is same, length of the rod is same in both frame, in both frame। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट केस हम इसका लिखते हैं, नेक्स्ट केस है बच्चों केस नंबर सेकेंड। इसमें क्या माने, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इफ
V ऑलमोस्ट इक्वल टू C, एग्जैक्ट नहीं माना है मैंने अभी, ठीक है। देन V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। भाई इसको अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ वैल्यू आएगी, नेग्लेक्ट पहले कर सकते थे क्योंकि बहुत कम आ रहा था, अब नहीं कर सकते। अब नहीं करेंगे, प्लीज इधर देखिए, लिखना बाद में, ये समझने वाली चीजें हैं, लिख तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ आएगी, कुछ आएगी। तो मैंने अभी इसको खोल के दिखाया था, यानी कि एल नॉट में से कुछ वैल्यू घटेगी, घटेगी। तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ कम। बात नहीं आई समझ में, आ गई? क्योंकि ये वैल्यू अब है कुछ, जब ये कुछ वैल्यू है तो इसमें से ही घटेगी, तो वन से कम रह गए, वन से कम रह गया, तो अल्टीमेटली वन से कम रहने का मतलब हो गया पॉइंट में आ गई वैल्यू। बात आई समझ में? तो इसे एल नॉट में मान लीजिए 0.3 कर दूं मैं, और अच्छा मुझे ये बताओ एल नॉट और इसमें कौन सा बड़ा, एल नॉट बड़ा, इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, ये इसका भाग है, पॉइंट में आ गया। तो कहने का मीन ये, इसमें से वन से घटेगा तो निश्चित रूप से पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो ये आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी कम हो रही है इक्वल किसके है, एल के। कहने का मीन ये हुआ, कंडीशन ये आ गई, एल इज लेस देन टू एल नॉट। यहां मतलब ये था 3/10 किया, यानी कि इसका एल नॉट का 3/10 हिस्सा एल के बराबर है, इसका मतलब ये बड़ा है। बात है, तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो कहने का मीन क्या है कि जब स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या आ गया, कंट्रैक्शन, एल क्या हो गया, कम। एल था मूविंग फ्रेम वाला, ठीक है, एल नॉट था रेस्ट फ्रेम वाला। तो आप यहां आप ये लिख देंगे, इतना है, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, एल इज लेस देन टू एल नॉट, लिख दीजिए भाई। बातें स्पष्ट है, इतना लिख लीजिए, इसके बाद लिखेंगे। Thus it is clear that thus it is clear that अतः स्पष्ट है, तेज गति में छड़ की लंबाई, कॉमा, तेज गति में छड़ की लंबाई, कॉमा, विराम लंबाई से कम होती है। तेज गति में छड़ की लंबाई, कॉमा, विराम लंबाई से कम होती है। Thus it is clear that the length is in high speed, the length of rod, ऐसे लिख लीजिए, the length of rod in fast speed या fast motion is less than the length in rest position, length of rod in rest position, ठीक है। ये चीज जो मैंने बोली ये आ गई ना यहाँ, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट वाले केस की, वो क्या कह रहा है, अब यहां आए हम केस नंबर 3। इसमें हमने क्या माना, इफ बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी, ऑलमोस्ट नहीं एक्यूरेट, हमने डायरेक्टली बी को सी के इक्वल मान लिया, ठीक है। देन तब क्या आ गया, एल इज इक्वल
जीरो, इट इज इम्पॉसिबल। एल तो है, जीरो कहां है? तो इसमें ये कह सकते हैं कोई भी छड़ है तो वो आपकी कैसी दिखेगी? एक पॉइंट, एक बिंदु, उसकी तरह से दिखेगी। लिखें, अतः कोई भी छड़ प्रकाश की चाल से नहीं चल सकती है। अतः कोई भी छड़ प्रकाश की चाल से नहीं चल सकती है। Hence, any rod cannot be moved with speed of light। अर्थात यह भी कह सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन से छड़ बिंदुवत प्रतीत होगी। छड़ बिंदुवत प्रतीत होगी, कॉमा रॉड इज appeared as a point। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेंगे, केस नंबर 4। संकुचन केवल गति की दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहीं से क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। संकुचन केवल गति की दिशा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रक्शन बी ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बाकी दिशाओं में अपरिवर्तनशील है, और शेष दिशाओं में अपरिवर्तनशील है। एंड इन रिमेन्स डायरेक्शन it will be not change। एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बच्चों, एक तो आपको ये पता चला कि दोनों में रिलेशन क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके एक डायमेंशन में कंट्रक्शन आ जाएगा, कमी आ जाएगी, संकुचन आ जाएगा। वो डायरेक्शन होगी क्या? जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसे लिख लेते हैं। लिखो भाई, एक घन जिसकी जिसकी कोर 1 मीटर है। एक घन जिसकी कोर, कोर मतलब भुजा, 1 मीटर है। एक क्यूब हैज इट्स साइड 1 मीटर। 0.6 सी, 0.6 सी वेग से एक दिशा में गति कर रहा है। 0.6 सी वेग से एक दिशा में गति कर रहा है। एंड दिस क्यूब इज मूविंग with velocity 0.6 c in any direction। तो विराम की तुलना में घन का आयतन, विराम की तुलना में घन का आयतन इस स्थिति में ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब in this situation।
with respect to rest. कर सकते हो इसे? देखो मैं करके बताता हूँ एक बार इसको आपको। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कंट्रक्शन आएगा किधर। भाई इसमें ये दिया है कि एक क्यूब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से 0.6 c। ठीक है, तो देखो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। गिवन v is equal 0.6 c। Here c is speed of light। देखो c के मल्टीप्लीकेशन में है वेलोसिटी। इट मीन्स सपोज करिए एक और यहां कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड होता। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, तो लेंथ कंट्रैक्शन का रिलेटिविटी का जो मैंने आपको लगाया तो सीधा सा क्या लगता, बी ए बी इज इक्वल बी बी माइनस ये। ठीक है, ये कब लगेगा, जब रिलेटिव केस बनेगा। और रिलेटिव केस कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के मल्टीपल में होगी, यानी बहुत ज्यादा होगी। अभी मैंने निकाला था ना कि लाइट की वेलोसिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट से काफी कम है, तो एल इज इक्वल एल नॉट, कोई चेंज ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कब लगाएंगे, जब आपका इस तरह की कंडीशन में होगा। ठीक है, सी का वैल्यू क्या, 3 क्रॉस, वही वाली बात रही ना। अच्छा ये बताओ सी से एकदम छोटा है, छोटा है ना, ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन है। तो इसमें आप कर दीजिए। और क्या दिया है इसमें, एल नॉट दिया है 1 मीटर दिया है, ये दिया है ना। बी नो हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, एल इज इक्वल एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर, यही था ना। ये था, लगाओ इसमें एल 0.8 आ रहा है, एल नॉट थ्री तो बना जाएगा, रख दीजिए 1 माइनस से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, ऐसा आएगा ना, ऐसे क्यों आएगा, डायरेक्ट मैंने स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर करके रख दिया है। सी स्क्वायर के सी स्क्वायर कितना बचा बच्चों, 0 पॉइंट, फिर हाँ तो इसका कितना आ जाएगा बाहर, 0.8 आ जाएगा, नीचे से कितना आ जाएगा 10। भाई इसे मान लीजिए 100 कर दीजिए इसका, ऐसे तो आपका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये आ गया आपका 0.8 और इतना मीटर। तो मूविंग कंडीशन में कितना मिला आपको, कितना मिला 0.8। ये बताओ ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, पहले इतना था कंट्रैक्शन आ गया, लेकिन कंपेयर में किसके पूछ रहा है, ये रेस्ट वाले के। तो यहां जो आपका आंसर आएगा, लेंथ ऑफ क्यूब एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ कितना आ जाएगा, ये होगा बच्चों एल नॉट माइनस एल। एल नॉट है 1 माइनस 0.8 कितना आ गया 0. ये आ गया। तो जनरली यहां तक का पूछा जाता है, कभी ये क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, आपको 0.8 भी मिलेगा और 0.2 भी मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। जनरली यहीं तक छोड़ के डायरेक्ट मार देते हैं बच्चे इस पर, तभी दिक्कत आती है कि सही किया गलत कैसे है। तो ये चीज पूछी गई है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है। सी यू बी, ये लो
हाँ ठीक है, तो आप ये समझ गए किस तरह से करना। अब मुझे बताइए, एक आपका क्यूब है, उसका वॉल्यूम भी नोट है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में चल रहा है वो, सपोज किया, तो v कितना होगा मूविंग वाला। सुन लो, अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है बस इसको देख लीजिए। आपका एल नॉट इज इक्वल लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, ठीक है, एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो केवल एल चेंज होगा। एल क्या चेंज होगा, मान लीजिए अगर हमने एल को चेंज किया तो कितना आ जाएगा, ये एल अपॉन, नहीं ये रेस्ट वाला था, यानी कि एल नॉट का काम करेगा, तो ये आएगा एल अपॉन अंडर रूट 1 - v² ओवर c²। एल क्या बन जाएगा, कैपिटल एल, कैपिटल एल बनेगा एल अपॉन अंडर रूट 1 - v² ओवर c²। ये इतना ही और ये इतना ही, ये बन जाएगा v। अरे यार एल नॉट क्यों लिखा है, ये बन गया आपका v नॉट और ये हो गया v। बात नहीं आई समझ में, क्योंकि एक ही डायमेंशन, कई बार गलती क्या करते हैं कि इसे भी चेंज करके लिख लेते हैं फॉर्मूले से, इसे भी चेंज करके लिख लेते हैं, लेकिन वो मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी, चेंज कौन सी डायमेंशन होगी, जिधर वेलोसिटी होगी, यानी कि एक ही डायमेंशन चेंज होगी। बात आई समझ में, नहीं आई, तो नया क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाले तो वही रहेंगे, यानी कि ये ऊपर वाले क्या रहेंगे, ये तो बी नॉट ही रहा, नीचे बस ये टर्म हो रहा। बात आ गई समझ में, नीचे तीन नहीं आएंगे, यानी कि तीनों डायमेंशन चेंज नहीं होंगी, केवल एक। क्लियर है, चलो इसे और करा देंगे, तो आज इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी नेक्स्ट करेंगे। अरे थोड़ी देर के लिए ज्वाइन होना कुछ, ऊपर वाला वी नॉट अपॉन, हाँ वी नॉट अपॉन वो जैसा भी दिया होगा ऑप्शन में, वैसे वी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² ओवर c²। बी जो आया कल करा दूंगा यार, ठीक है बेटा, सही है। हाँ तो